सभी बच्चे, आई होप कि सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन हो गए। आज आपका जो सेशन है स्पेशली बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बच्चे लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि यार मैम हमको ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक बार सीरीज करवा दीजिए। तो आप सभी के साइंस टीचर्स ने मिल करके आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करी है। इसके अंदर हम लोग सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी क्विकली रिवाइज करने वाले, क्योंकि ये रिवीजन है नॉट अ प्रॉपर क्लास। तो बच्चों आपको हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन और उनके आंसर्स रिवाइज करवाने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने बहुत ही सिंपल सा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। यार हम सब जान रहे हैं कि संगमरमर क्या होता है। संगमरमर यानी कि चूना पत्थर। तो यार अपन सब लोग जानते हैं कि ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए CaCO3 है ना। इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके पास में है मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना। तो यार मैग्नीशियम क्या हो रही है, वायु यानी कि O2 की उपस्थिति में जल रही है, तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो बेसिकली ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर जुड़ जाता है जो कि MgO के रूप में हमको प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास में ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये है अमोनिया जो कि गैस है। तो अमोनिया का जब हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाया तो हमें मिल रहा है यहाँ पर बच्चा नाइट्रोजन, हमारे पास में NO प्लस वहां पर निकल रहा है वाटर। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ कि ये अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर बच्चा, विस्थापन अभिक्रिया तो बिल्कुल नहीं हो रही है और ना ही उदासीनीकरण हो रही है। संयोजन में हमारे पास में दो या दो से ज्यादा पदार्थ हमारे पास में आपस में मिलकर एकल पदार्थ बनता है, तो ये भी गलत, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रही है और बेटा हाइड्रोजन के साथ वहां पर क्या कर रही है, अपचयित हो जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल का विद्युत अपघटन करने पर H2 और O2 दोनों की दोनों गैसों के मोलों का अनुपात क्या होगा। तो यार हम सब लोग जान रहे हैं कि अपने पास में जब भी जल का विद्युत अपघटन कर रहे हैं बेटा, तो वहां पर क्या होता है, H2O जो है वो टूटता है किसमें, H2 और O2 में। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे कितना अनुपात होता है बेटा, 2:1 है ना। तो मोलों का अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2:1। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए पहचानते हैं। सभी धातुएं संचारित होती है। जंग का सूत्र Fe2O3.X H2O है। लोहे पर जंग लगना रिडॉक्स अभिक्रिया है। लोहे के संरक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जंग कहते हैं। तो यार बोला है कि असत्य है, तो लगभग लगभग बेटा सोना और चांदी को छोड़कर, सोने को छोड़कर के सभी धातु संचारित होती है, सत्य बात है। यही हमारे पास में जंग का सूत्र होता है, सब लोग जान रहे हैं। आयरन का ऑक्साइड और कुछ जल के अणु होते हैं। लोहे पे जंग लगना रिडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में यहाँ पर क्या होगी, अभिक्रिया होती है। अब आता है यहाँ पर लोहे के संरक्षण को जंग कहते हैं। भाई संरक्षण नहीं, संचारण को हम लोग जंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है, ये तो बच्चों लोग आप लोग ऐसे ही बता दोगे। क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम अभिक्रिया करके बना रहे Al2O3 प्लस 2Fe। तो आप सब लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर बन रहा है हमारे पास में क्या कि एल्यूमिनियम को ने क्या किया बेटा, आयरन को हटा दिया। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि Al2O3 का निर्माण किया, यानी कि क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास में विस्थापन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या बोले कि यहाँ पर हुआ है सिंगल विस्थापन। ठीक है, बाकी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि HCl को डाल रहे बेटा किसके ऊपर, लोहे के चूर्ण पर, यानी कि हमारे पास में आयरन, यह है क्लोरीन। ठीक है, तो HCl पे अपन ने क्या डाला, आयरन को डाला, तो बोल रहे क्या होगा। तो हम सब जानते हैं ये कौन है बच्चा, ये तो एक प्रकार का अम्ल है। वो क्या है, धातु है। तो धातु अम्ल मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे और साथ में क्या बनेगा, हमारा धात्विक लवण बन जाएगा। तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा। क्लोरीन गैस तो नहीं निकलने वाला, ना ही कोई अभिक्रिया, गलत हो गया बेटा। यहाँ पे आयरन का लवण और जल तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। जब लिटमस ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारकीय, तब यह कौन से रंग का होगा। तो यार जब लिटमस का विलयन ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, तो हमारे पास में जो लिटमस पेपर का कलर होता है वो कैसा होगा, लाल होगा क्या, नहीं। लाल कब होता है, जब हमारे पास में कोई अम्ल होगा। क्षार होगा क्या बेटा, नहीं। जब क्षार होते हैं तब क्या होगा, नीला होगा। बैंगनी होगा क्या, नहीं बच्चा, बैंगनी कलर का तो लिटमस होता ही नहीं है। तो क्या होगा हमारे पास में, पीला। तो बेसिकली ना ही जब अम्ल
होगा, ना ही जब क्षार होगा हमारे पास में। तो ये किस रंग का होगा बेटा? बेसिकली पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपके पास में है, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? आपको पहचानना है कि क्षार नहीं है। NaOH KOH बेटा ये भी क्षार है, ये भी प्रबल क्षार है, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पर NH4OH ये भी एक प्रकार का क्षार है, बट कौन नहीं है? C2H5OH बेटा ये ना एल्कोहल प्रकृति का होता है और ये जनरली कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कैसा होगा? करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तनु अम्ल से अभिक्रिया करने के पश्चात कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करेगा? तो यार हम सब जानते हैं कि CO2 कौन उत्पन्न नहीं करेगा, तो तनु अम्ल यानी कि एसिड के साथ में कौन सा पदार्थ CO2 उत्पन्न नहीं करेगा? संगमरमर, चूना पत्थर, मीठा सोडा, या फिर आखिरी में एक और ऑप्शन आपके पास में चूना। तो हम सब लोग जानते हैं कि यार ये कौन है? अम्ल है। तो अम्ल जब भी किसके साथ में अभिक्रिया करता है बच्चा? जब भी किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करेगा तो हमेशा CO2 गैस निकालेगा, ठीक है। पेन गिर गया, 1 मिनट रुकिए, चलिए पेन उठा लिया। अब आपके पास में क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। तो हम लोग को पता है कि संगमरमर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। चूना पत्थर और संगमरमर एक ही बला है। फिर आपके पास में आता है बेटा मीठा सोडा। मीठा सोडा क्या होता है? मीठा सोडा यानी कि ये हमारे पास में है NaHCO3, इसको आप बेकिंग सोडा के नाम से भी जान रहे हो। बच्चा कौन? चूना। तो यह जो चूना होता है ना, चूना जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में बेटा कार्बन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त भी नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हमारे पास में। चलिए, दांत साफ करने के लिए प्रायः टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? हम सभी जानते हैं हमारे जो माउथ में, मुंह में अम्लीय माध्यम को हटाने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं बेटा, जो कि जनरली किस प्रकृति का होना चाहिए? हल्का सा क्षारकीय प्रकृति का होना जरूरी है, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, दांतों के दंत वल्क में कौन सा पदार्थ होता है? यहाँ पे बेटा हमारे पास में एक प्रकार का कैल्शियम और हमारे पास में फॉस्फेट होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल बेटा इमली जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है। तो जहां पर भी आप लोग इमली देखे उसमें आप लोग टार्ट्रिक अम्ल पे टिक मार्क करोगे। संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में बेटा आपके पास में आपका जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है वो पाया जाता है, दूध के अंदर होता है लैक्टिक अम्ल। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अगला, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, सॉरी ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है बेटा वो हमारे पास में पाया जाता है टमाटर के अंदर, क्योंकि संतरे में पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड, इमली में हमने पढ़ा टार्ट्रिक एसिड, नींबू के अंदर आपके पास में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, दोनों सिट्रिक फैमिली के मेंबर्स होते हैं। बचा कौन? टमाटर, यानी कि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। अगला, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है बेटा? दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है बेटा? बेकिंग सोडे का, यानी कि खाने का सोडा। अगला क्वेश्चन, किसका जलीय विलयन सफेदी के लिए प्रयोग होता है बेटा? जलीय विलयन हम लोग से पूछा गया प्रश्न में, तो जलीय विलयन किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार का जलीय विलयन है जिसका हम लोग, सॉरी बच्चा हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन 1 मिनट बोलिए, हमारे पास में क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन बोला है ना, मिट क्यों नहीं रहा है? 1 मिनट, हाँ चलिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास में ये बोला गया है कि किसका जलीय विलयन सफेदी के लिए प्रयोग करते हैं। तो बेटा हम लोग किसका जलीय विलयन यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के अंदर जलीय विलयन, जो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, यानी कि CaOH का ट्वाइस, ठीक है। तो आपके पास में CaOH का ट्वाइस जो है, तो बेसिकली ये आप लोगों का जलीय विलयन होता है सफेदी के लिए, यानी कि आप लोग क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना जैसे मैं हुई थी। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने वाले यंत्रों में बेटा हम लोग यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर Na2CO3, जहां से हमको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मिलती है बच्चा, उसी का हम लोग आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2, जहां दिख जाए टिक मार्क कर दीजिए। अगला प्रश्न,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए करते हैं? बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, हम लोग पानी को साफ करने के लिए उस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करेंगे जो जीवाणु को मार सके। तो क्लोरीन ऐसी है जो जीवाणु को मारेगी, यानी कि विरंजक चूर्ण में बेटा क्लोरीन होती है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जीवाणुओं को मारने के लिए, और किसी का भी नहीं। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि आपके पास में बच्चा Na2CO3 का जलीय विलयन, जो कि एक प्रकार का क्षार होता है बच्चा, वो कैसा होगा? क्षारीय। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो ये बच्चा आपके पास में विरंजक चूर्ण है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे बेटा क्लोरीन गैस मुक्त होने वाली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा? तो ये बेटा आप लोग 373 केल्विन पर गर्म करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? स्थायी कठोरता को दूर करना है बेटा हम लोग को, तो हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले बच्चा धावन सोडे का, है ना। हम लोगों ने सीखा है कि धावन सोडे का जो उपयोग है उसमें हमने समझा है कि स्थायी कठोरता आप सभी बच्चे किससे ही प्रयोग कर सकते हो? Na2CO3 का प्रयोग कर सकते हो। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये धावन सोडा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है, बिल्कुल सही है। पीएच स्केल में पी का अर्थ शक्ति होता है, यानी कि पावर, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। अगला, हमारा शरीर 7 से 7.8, बिल्कुल सही है। क्षार जलीय विलयन में H+ आयन देता है, ये गलत है। क्षार हमें OH ऋण आयन देता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला प्रश्न का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। के, जिंक, कैल्शियम आपका यह है सोना, यह है चांदी में से सर्वाधिक कम क्रियाशील धातु, सर्वाधिक कम क्रियाशील धातु कौन सी होगी हमारे पास में बच्चा? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती बच्चा सोना, है ना। सोना यानी कि Au, Ag मतलब कि चांदी, Ca मतलब कि कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम। ठीक है, तो आपकी जो सोना होगी सबसे कम क्रियाशील धातु के अंतर्गत जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी पाई जाती है? 11, 10, 12, 9। बेटा ये Na+ है, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं Na की, तो Na में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि Na का जितना परमाणु संख्या होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बट यहाँ पे बोला है Na+, इसका मतलब होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर चुका है, जितने धन उतने इलेक्ट्रॉन वो त्याग देता है। अतः हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए, 11 में से एक छोड़ के चला गया, कितने बचे? 10 बचे, अतः हम लोग बोलेंगे 10। अगला क्वेश्चन, उपधातु क्या होता है? बेटा उपधातु हमारे पास में होती है बेसिकली एंटीमनी, बाकी सारी ऊपर वाली धातुएं है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो बेटा हाइड्रोजन एक प्रकार की अधातु के अंतर्गत लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, धातु जो सामान्य तब पर द्रव्य अवस्था में, यानी कि बेटा ये द्रव है, द्रव्य नहीं, इसको द्रव कर लीजिएगा, प्रश्न आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो जो भी सामान्य ताप पर द्रव में पाई जाती है वो कौन सी होती है बेटा? पारा। पारा कैसी होती है? अकेली द्रव धातु होती है आपके पास में। अगला क्वेश्चन, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो जितने भी अधातु के ऑक्साइड है बेटा ये अम्लीय प्रकृति के हो गए। कैसे प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, धातु वे होते हैं जो धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं, ऋणायन बनाते हैं? ऋणायन तो बिल्कुल नहीं बनाते। हाथ से पीटने पर चूर चूर होता है क्या? बिल्कुल नहीं होते। ये कुचालक होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते, यानी कि धनायन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपके पास में सिंपल सा है यार, कांसे में हमारे पास में कौन सी चीजें प्रयुक्त होती है? तो कॉपर, और अपने पास में मेन तो कॉपर कंपाउंड है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चा, आपके पास में कॉपर और जो जिंक है ये तो पीतल में यूज होता है ना, हमारे पास में हम सबको पता है पीतल में यूज होते हैं। तो बच्चा कौन सा आपके पास में? कॉपर और टिन। तो इसका यूज करते बेटा किसके अंदर? कांसा बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में कौन सी अधातु होती है बेटा? ब्रोमीन। और इसको ना द्रव कर लेना है ना, द्रव्य नहीं है वो द्रव है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग।
निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ में सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है? तो जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती है वो ठंडे पानी में साथ में अभिक्रिया कर लेती है। तो बेटा सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम में सोडियम जो है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर सभी को? तो बेटा सभी को, क्योंकि ये सभी के सभी बहुत मुलायम धातुएं होती है। अगला, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ती है तो उसे हम लोग एनोडीकरण के नाम से जानते हैं, जहां पर खुद अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ा करके अंदर वाली धातु को सुरक्षित कर लेती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है बेटा? सोडियम और पोटेशियम। तो यार पोटेशियम जो है सबसे ऊपर होती है, तो आप सब जानते हो कनिका मांगे है ना, तो कनिका फॉर पोटेशियम। अगला, देन भूपरपट्टी के अंदर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये कहलाते बेटा आपके पास में खनिज। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला। धातुएं प्रायः कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती? तो तन्यता यानी खींचकर तार बनना, आघात वर्धन जगह ठोक करके आप चादर बनाते हो, ध्वनि तो उत्पन्न होती है, बचा कौन सा? मलिनता यानी कि थोड़ा डल कलर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी? आयरन करती है, जिंक करती है बच्चा, आपके पास मैग्नीशियम करती है। कौन नहीं करती? कॉपर, क्योंकि हाइड्रोजन सक्रियता की श्रेणी में कॉपर से ज्यादा ऊपर है, तो वो उसको विस्थापित नहीं कर पाती। अगला क्वेश्चन, यशद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाएगी? यहाँ पर जिंक की परत चढ़ती है आयरन के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आपके पास में खाद्य पदार्थों के डब्बों पे जिंक की बजाय टिन का लेपन क्यों होता है? बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि यार जो टिन होता है वो कैसा होता है? कम अभिक्रियाशील है। तो जहां पर भी लिखा हो कम अभिक्रियाशील टिक मार्क कर देना। तो ये जिंक महंगा है, ये तो बिल्कुल गलत, बेकार है बेटा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो सही बात है यार, जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, टिन बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यार यहाँ पे ना भी वायु के क्वेश्चन आ गए, उसके बाद में हम लोग सीधा चलते हैं और वहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं बेटा, और आपके क्वेश्चन जो है वो इधर आएंगे कहीं। ठीक है, चलिए थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब आपके पास में जो क्वेश्चन है वो कहाँ पर है? ये आगे, चलो चलो चलो, बस ऊपर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। वेरी गुड, यहीं से, यहीं आगे आगे आगे। चलो हाँ, यहाँ से अपन क्वेश्चन करने हैं, यहाँ से। चलिए, तो भाई ये हमारे पास में यहाँ पर आगे बेटा फिर से केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, तो हुआ क्या कि अपने पास कुछ क्वेश्चन पहले केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिर फिजिक्स के आए और फिर वापस से केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैं वापस से चालू कर रही हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 225। चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है वे क्या कहलाती है? जहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी। जहाँ पे अवशोषण होता है उसे हम लोग बोलते हैं उष्माशोषी। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है बच्चा? तो जहाँ पर भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है बेटा, तो वो आपको बता देती हूँ, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास में, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा? H2SO4। जहां दिख जाए ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बेटा आयरन का होता है ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना? बेटा जहां पर चूने के साथ में आपको OS दिख जाए वो पानी के साथ में मिला हुआ आपका बूझा चूना होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। चलो, तो यहाँ फिर आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन है। चलो अब रुको जाओ, रुको, ऊपर 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 ऊपर, हाँ इसके बाद वाला। तो अब यहाँ से वापस से आपके फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन चालू जा रहे हैं। तो अभिक्रिया CuO+H2 अभिक्रिया करके Cu+H2O में ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो यार यहाँ पर याद रखना, ऑक्सीकारक पदार्थ वे होते हैं जहां से ऑक्सीजन निकल करके किसी और के साथ में जुड़ जाती है। तो आप सभी लोग देख लीजिए कि कहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, तो जहां से ऑक्सीजन निकल के किसी और के साथ में जुड़ जा रही है उसे हम लोग ऑक्सीकारक पदार्थ बोलेंगे। तो आप लोग CuO को देख लीजिए, यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोजन में जुड़ी, तो जहां से ऑक्सीजन निकलेगी वो ऑक्सीकारक पदार्थ है। अगला प्रश्न, रासायनिक दृष्टि से जंग क्या होता है? जंग में बेटा क्या होता है आपको पता है? हाइड्रेटेड ऑक्साइड नहीं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग जानते हैं X इसमें प्रेजेंट होता है ना। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन को त्याग देते हैं। तो याद रखिएगा आपके पास में जो भी अपचायक पदार्थ होते हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, है ना। वो क्या करेंगे? अपने पास से जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज कर देते हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेंगे? त्याग देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से सजातीय यौगिक कौन सा होगा? सजातीय यौगिक में याद रखिए कि हमारे पास में एक ही प्रकार के जो हमारे श्रेणी होती है उसमें CH2 का अंतर होगा। तो यार आप लोग देख लो, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH4 है, तो ये तो कहीं से कहीं तक के सजातीय श्रेणी का मेंबर है ही नहीं। CH4 C2H6 बिल्कुल है यार ये, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर है। जहाँ दिख जाए वही सही है आपके पास में। बाकी यहाँ पर Br है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या आपस में मैच नहीं खा रही, क्योंकि अगर C2H6 से बचा तो यहाँ पे कभी भी C6H6 नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ब्यूटेनॉन, बेटा नॉन लिखा हुआ है यानी कि कीटोन ग्रुप, जहां पर भी दिख जाए वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बी का आंसर क्या है? C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह। एसिटिक अम्ल बेटा जहां पर भी दिख जाए यानी कि समझ जाइए COOH, तो एसिटिक अम्ल जिधर भी दिख जाए COOH पे टिक मार्क करना, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, बेटा जहां पर भी आपको दिख जाए वही आपका प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? एरोमेटिक यौगिक यानी कि चक्रीय श्रृंखला बनाते हैं। तो बेटा जहां पर भी आपको बेंजीन रिंग दिख जाए तो ये बेटा बेंजीन का सूत्र होता है। बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक ग्रुप। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक में अल्कोहली समूह उपस्थित है? तो जहां पर भी आपको OH दिख जाए समझ जाइए अल्कोहल होगा। देखो यहाँ पे COOH है, CO भूलना मत, COOH है, तो ये तो बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। यहाँ पर CH3CH2OH, तो अकेला जहां पर OH दिख जाए वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर आपके पास में बोल रहा है कि यार यहाँ पर देखो सब लोग, यहाँ पर भी हमारे पास में OH ग्रुप है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी बेटा बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों हमारे पास में क्या है? करेक्ट है, नो डाउट बेटा, कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो आपके पास में ये और ये बिल्कुल करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, नो डाउट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सजातीय युग्म है। सजातीय फिर से आपको देखना है कि आपके पास में किसी भी प्रकार के पदार्थ में एक कार्बन और आपके बेटा दो हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहां पर देख लीजिए जल्दी से। C2H4 तो बिल्कुल नहीं होने वाला, CH3OH CH3CHO, तो याद रखना जहां पर भी CH2 का अंतर होना चाहिए और एक ही श्रेणी के तत्व मतलब हमारे यौगिक होने चाहिए। तो यहाँ पे CH3OH है और ये CH3COH है, तो दोनों मेल नहीं खाते। HCHO CH3CHO, सभी लोग देख लीजिए, एक कार्बन, एक दो कार्बन और दो हाइड्रोजन। याद रखना एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होना जरूरी है। तो यार यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए, आपके पास में एक कार्बन दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन चार हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक कार्बन दो हाइड्रोजन का अंतर है। सभी लोग देख लीजिए, ये CH2O है, यहाँ पे C2H4O है, तो आप लोग देखो एक कार्बन दो हाइड्रोजन का अंतर जहाँ दिख जाए वो करेक्ट है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है? जहां OH दिख जाए समझ जाइए आपके पास में अल्कोहल है, तो बेटा CH3OH, ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि कार्बनिक यौगिक नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन से यौगिक में कीटोनी समूह? कीटोन में क्या होता है बेटा? C डबल बॉन्ड O होता है। जहां पर दिख जाए समझ जाइए वो आपका सही उत्तर है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बेटा ये CHO ग्रुप है, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, तो ये भी COH ग्रुप है। यहाँ पर देख लीजिए C डबल बॉन्ड O, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपके पास में, सॉरी बेटा ये, सॉरी आपके पास में ये वाला देखिए, यहाँ पर ये वाला CHO है, C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये आपके पास में C डबल बॉन्ड OH है, हमको चाहिए कीटोनिक ग्रुप यानी कि CO अकेला, तो जहां पे CO अकेला दिखे वो आपका करेक्ट आंसर है। मिटा देती हूँ उसको मैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ आखिरी में? प्रोपेनल। आखिरी में अल कहाँ पर आता है बेटा? जहां पर भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है वहां पे आपके पास में अल आता है ना, तो आप लोग क्या बोलोगे? जहां पर भी COH यानी एल्डिहाइड समूह होता है वो आपके आखिरी में अल लगा देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एल्केन का सूत्र है? एल्केन क्या होता है बेटा? आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो CnH2n+2 जहां दिखे वो सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपके पास में, तो एल्केन क्या हो जाएगा आपके पास में? तो जहां पर आप लोगों को इस फार्मूला यानी कि जितने कार्बन है उसके दुगने से दो ज्यादा, तो 12 दूनी 24 गलत हो गया, 12 से 2 कम है बेटा,
12 दूनी 24, 24 और 2 26। तो ये बिल्कुल करेक्ट है और ये गलत है, ये एल्किल ग्रुप है, ये आपका एल्केन ग्रुप है। ये वाला आप लोगों का 12 से 2 दुगना उससे 2 कम, तो ये एल्काइन है और ये एल्कीन है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एथिलीन गैस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कौन सा संतृप्त यौगिक बनाएगी? तो यार जब भी बात कर रहे हैं हम लोग एथिलीन गैस की, तो याद रख लीजिए कि आप सबसे बोला गया है CH2 की बात करी जा रही है, ठीक है। तो जब भी आपके पास में कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदलेगा, तो यहाँ पे एथिलीन लिखा हुआ यानी कि बच्चा वो एथेन गैस का निर्माण कर रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, मार्स गैस किसका रासायनिक सूत्र है? तो वो होता है CH4 यानी कि मीथेन का। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बेटा एसिटिक अम्ल क्या होता है हमारे पास में? CH3COOH। तो यहाँ पे कितनी है टोटल? 4। तो कहाँ पे 4 दिख रहा है? वो सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। बेटा असंतृप्त कौन सा होगा? जिसके पास में दुगने से जिसके पास में दुगने हाइड्रोजन है या दुगने से 2 कम होते हैं। तो देखो CH4 संतृप्त है, C2H6 दुगने से 2 ज्यादा, ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। CH3COOH ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H4 ये लोग देख लिया आपने, यहाँ पे C2H4 यहाँ पे दुगना हाइड्रोजन है, सो इट विल बी आपका असंतृप्त यौगिक। अगला क्वेश्चन, प्रोपेनॉल है। तो बेटा जहां पर भी ऑल आता है वो अल्कोहल ग्रुप का समूह होता है। तो आप लोगों से पूछा है प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल क्या होता है बेटा? जहां पर भी आप लोगों ने C3 देख लिया, C3H5OH, सॉरी आपके पास में C3H7OH, आप लोग को जहां पर भी दिख जाए वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आप लोग देख लीजिए C3H7OH, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो CnH2n+2 में आपको यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके OH जोड़ना है, तो दुगने से 2 ज्यादा में से एक हाइड्रोजन कम करके आप लोग OH जोड़ दोगे, ठीक है। तो 3 आपके पास में कार्बन है तो प्रोपेन आ गया, तो 3 कितना होगा? तो तुम्हें कार्बन है तो 3 दूना 6, 6 से 2 ज्यादा कितना होता है? 8, 8 से 1 कम कर दो आपके पास में तो कितना होगा? 7। तो बेसिकली 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन और 1 OH ग्रुप, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रोपेन। प्रोपेन यानी अगेन बेटा आपके पास में C3 और यहाँ पे एन लगा हुआ है यानी कि दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, 3 दूना 6 दूना 8, तो C3H8 जहां दिख जाए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें 10 सहसंयोजी आबंध है, 7 सहसंयोजी आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है या 9 सहसंयोजक आबंध है। होता क्या बेटा आपके पास में 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देख लो हर इस पे आपके पास में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली 10 सहसंयोजी बंध है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकारात्मक समूह, कीटोनिक मतलब कि CO, जहां पर दिख जाए CO वो बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो इस वाले में CO है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पर भी COOH है, यहाँ पर OH है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यहाँ पर किसका आकार बड़ा है? तो आकार किसका बड़ा होगा? जो कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो बेटा जिस भी आवर्त, आवर्त यानी कि आड़ी लाइन, तो जिस भी आवर्त में जो सबसे पहला मेंबर होता है इधर साइड वाला, वही क्या होगा? सबसे बड़ी त्रिज्या का होगा। तो आप जानते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम ये सभी के सभी एक समूह के तत्व हैं। एक समूह यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे आवर्त सारणी में। तो बेटा यहाँ पे लिथियम के पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर सोडियम के पास होते हैं, फिर पोटेशियम के बाद, यानी कि रुबिडियम सबसे बड़ा आपका आवर्त, सॉरी आपके समूह का। तो ऊपर से नीचे आने पर हम जानते हैं आवर्त सारणी में त्रिज्या बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा होगा? तो धन विद्युतीय तत्व दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे? जो कि सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो बेटा पोटेशियम, इनमें से सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है वही सबसे ज्यादा धन विद्युतीय तत्व भी होगा। अगला प्रश्न,
लिथियम का विकर्ण संबंध दिखाता है। तो याद रखिए लिथियम के साथ में बेटा विकर्ण संबंध उसके जस्ट नेक्स्ट वाला यानी कि जो मैग्नीशियम वाला जो समूह होता है उसके साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो Mg के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है बच्चा परमाणु क्रमांक यानी कि इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, एक तत्व में किसी क्लोराइड का सूत्र है MCl2, तो इसके ऑक्साइड के लिए सूत्र क्या होगा? सभी लोग ध्यान से देखिए, हमारे पास में लिखा हुआ है MCl2 यानी कि ये 2+ और ये ऋण 1 इसकी संयोजकता है क्रमशः। तो हमसे बोला है कि ऑक्साइड, तो बेटा इसका ऑक्साइड कैसे बनेगा? MO2+, ये सॉरी तो ये 2 नेगेटिव होगा और ये क्या अपने पास में 2+ है। तो याद रखिए बच्चा, जब भी आप लोग से ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि हमें सबसे पहले संयोजकता निकाल लेनी है। हमको पता चल गया कि M की संयोजकता कितनी होती है 2+, और बोला है कि ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे बेटा, ऑक्सीजन का जो संयोजकता है उसको दर्शा दोगे। अब आप लोग इसको नीचे इसके आधार में, इसको इसके आधार में बिना चिन्हों के पहुंचाओगे, तो क्या होगा M2O2, 2 से भाग लगा सकते हो, दोनों सम संख्या है, तो क्या बन जाएगा आपके पास में MO। जहां पर भी MO दिखे टिक मार्क कर दीजिए। अगला, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? तो हम जानते हैं बेटा ये वो ऑक्साइड होते हैं जो कि अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता देती हूँ, सोडियम ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगले प्रश्न पे बढ़ते जल्दी से, क्विक। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? अभी बताया आप लोगों को बेटा कितनी होती है, 2। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, यूरेनियम है क्षार धातु, अधातु, रेडियो एक्टिव तत्व, गैस। तो यूरेनियम एक प्रकार का बच्चा रेडियो एक्टिव तत्व होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, विकर्ण संबंध के तत्व है लिथियम बेरिलियम, लिथियम मैग्नीशियम, लिथियम सोडियम, आपका बेटा Bi और Si। सो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास में Li और Mg है वो विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, यानी कि इनके गुण थोड़े थोड़े से समान होते हैं। अगला, तृतीय आवर्त का तत्व कौन सा होगा? तो तृतीय आवर्त का तत्व कौन सा होगा बच्चा आपके पास में? सोडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम या फिर पोटेशियम। तो आपके पास में आवर्त मतलब कि ऊपर से नीचे, तो पहला आवर्त में बेटा हाइड्रोजन होता है, दूसरे आवर्त में लिथियम होता है और तीसरे आवर्त में सोडियम होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हेलिना की रब से फरियाद बता चुकी हूँ। तो आपके पास में सोडियम बेटा तीसरे आवर्त का तत्व है। अगला, निम्न तत्व में से किसका विद्युत ऋणात्मक सबसे कम होता है? तो बेटा जो धनात्मक होगा वो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होगा, जो सबसे ज्यादा धनात्मक होगा वो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होगा। तो बेटा सोडियम सबसे ज्यादा धनात्मक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये सबसे कम ऋणात्मक होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु है? जो जितने भी बेटा आपके पहले समूह के तत्व होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो सोडियम सबसे ज्यादा क्षारीय धातु है, तो जल्दी से अभिक्रिया कर लेती है। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम है क्षार धातु, अधातु, स्थायी तत्व। बेटा ये एक प्रकार का समझ लीजिए कि ना ही क्षार धातु है, ना ही अधातु है, ना ही स्थायी तत्व है, यह अंत संक्रमण के अंतर्गत आता है। अगला, इसमें से कौन सा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है बेटा? तो आयोडीन, सोडियम, ब्रोमीन, आपके पास में मैग्नीशियम। तो आपको बता दूं कि आपके पास बेटा क्लोरीन है ना, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व होगा आपके पास में। अगला, वह तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक होगा? तो बेटा आपके पास में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? पोटेशियम। तो बेटा 19 नंबर पोटेशियम का है। तो पोटेशियम आप लोगों ने लिख लेना है। याद कैसे किया मैडम? क्योंकि बेटा 18, 17, 14 के अंदर सभी की सभी अधातुएं है। अगला, ठीक है, अब आपसे पूछा है प्रारूपिक तत्व कौन सा होता है? तो बेटा प्रारूपिक तत्व के बारे में अगर मैं पूछा जाऊँ बेटा, तो सबसे पहली बात सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो कि आपके पास में वे तत्व जो कि अभिक्रिया कम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो कि आपके पास में हीलियम जो है प्रारूपिक तत्व के रूप में जाना जाता है। अगला, इसमें से कौन सी धातु विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो बेटा फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला,
नियॉन कैसी होती है बेटा? नियॉन ना ही संक्रमण तत्व है, ना ही उपधातु है, ना ही क्षार धातु है, ये एक अक्रिय गैस के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर आपके पास में वापस से फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए, तो लगभग हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, आपको बस रिवाइज करवाना था। तो अब आपकी बारी आती है बेटा बायोलॉजी की, फिर आपको पढ़ाएगी पूजा मैम फिजिक्स में, ठीक है। तो गाइज ये आपका रिवीजन सेट था, तो आई होप कि सारे बच्चे लोग उसको अच्छे से करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चलते हैं, टाटा बाय बाय, से थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों, पार्ट स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी वाला पार्ट। एंड आपको पता है ना कि भाई रिवीजन कितना ज़्यादा जरूरी होता है, तो एग्जाम से पहले एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। एंड बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है बेटा कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? तो बेटा उन सभी को कहा जाता है जैव प्रक्रम। सारे प्रक्रम इसी में आ जाते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं कैसे? हमें पता है कि भाई अधिकतर पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या कह देते हैं? स्वयंपोषी, क्योंकि जो अपना खाना खुद से बनाए स्वयंपोषी, ऐसे जीव को कह देते हैं। नेक्स्ट, पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयोग यानी कि भाई तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, यूज में नहीं आते हैं, उन्हें किस रूप में संचित यानी कि इकट्ठा कर लिया जाता है? तो बेटा उसको कर लेते हैं मंड। मंड को हम स्टार्च भी कह देते हैं, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है बेसिकली मैं बता देती हूँ बेटा, इस तरीके से लिखा जाता है, ये पीडीएफ है को तो इस तरीके से शो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन क्लोरोफिल आप लिख कर आएंगे एग्जाम में तो इस तरीके से लिख कर आएंगे। पूछे किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो पत्ती होती है, पत्ती में हरित लावक होता है, उसमें ये पाया जाता है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस। तो याद रखना कि CO2 जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, क्योंकि इस गैस का उपयोग करके क्या करता है? जो पौधा होता है बेटा वो अपना खाना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, प्रकाश ऊर्जा जिसको हम सौर ऊर्जा भी कहते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आखिर ये जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? तो याद रखना कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली जो क्रिया है वो होती है बेटा आपकी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और ये वो क्रिया है जिसके जरिए पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना होगी? इसके लिए हमें ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। पहला बोल रहे हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन, सी है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, एंड लास्ट है जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तो अगर चारों ऑप्शन को देंगे, सबसे पहले क्या होगा कि भाई जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगी? भाई क्लोरोफिल एक वर्णक है, सबसे पहले वो जो सौर ऊर्जा है उसको अवशोषित करेगा, देन वो बाद में बदला जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, क्योंकि भाई इस क्रिया के दौरान पौधा किसको लेता है? CO2 को। और CO2 कैसी गैस है? हमारे वातावरण के लिए बहुत खतरनाक गैस है, और O2 को बाहर निकाल रहे हैं। O2 क्या करे? वातावरण को शुद्ध कर रही है, तो यानी कि यही वो प्रक्रम है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना, और ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना कौन सी क्रिया? ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहाँ पर होती है बेटा? ये जो क्रिया होती है आपके साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हरित लवक के स्ट्रोमा में। बेटा हरित लवक में दो संरचनाएं मिलती हैं, एक ग्रेना एक स्ट्रोमा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी दो तरीके से होती है, एक होती है प्रकाशीय अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशीय। अप्रकाशीय अभिक्रिया वो होती है जब सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो हरित लवक के स्ट्रोमा में जो होती है बेटा वो होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया, क्योंकि ग्रेना में तो प्रकाशीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो बेटा लार में आपका टॉलिन एंजाइम होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिना सोचे समझे। नेक्स्ट, जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को हम क्या कह देते हैं? तो बेटा उनको हम कह देते हैं एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाशय के भीतरी अस्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी बेटा HCl से रक्षा कौन करता है? तो भाई वो करती है श्लेष्मा। क्या करती है? अमाशय के आंतरिक अस्तर को बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करेगा? अमाशय, शुद्रांत्र, बृहदांत्र या फिर ये सभी? तो वो करती है शुद्रांत्र, और इसको हम छोटी आंत भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नाल के पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि बिना सोचे समझे कौन सी हो जाती है आपकी? यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है बेटा वो यकृत होती है। अब हम देखें हमें यहाँ पे यकृत ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, यानी कि यकृत की अगर हम देखें कहाँ पर आप पढ़ते हैं बेसिकली शुद्रांत्र में, तो शुद्रांत्र आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वरना मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। तो जब हम पढ़ते हैं छोटी आंत वाला पार्ट वहां पे हम इसको
पढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं, मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। एक बार से पहले वाले क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली ये भी हो सकता है कि भाई आहार नाल के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो किस भाग में है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बेसिकली वो भाग पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे या तो ये मिसिंग है कि किस भाग में है, या यहाँ पर ये मिसिंग है ऑप्शन वाला। बट हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वहां पे हमें ऑप्शन था, तो यानी कि आहार नाल के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि किस भाग में, तो हम यहाँ पे शुद्रांत्र वाला भाग लिख सकते हैं। तो आंसर इसका डी ही होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि हमने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। चलिए नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है, बेटा वो करता है पेप्सिन। ये तभी सक्रिय होगा जब इसको अम्लीय वातावरण मिलेगा, और ये किसका, प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बी, यकृत किस रस को स्रावित करता है, तो बेटा यकृत पित्त रस को स्रावित करता है। आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, स्ट्रिएप्सिन, बेटा स्ट्रिएप्सिन जो होता है याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये लाइपेज एंजाइम का दूसरा नाम होता है, और ये काम करता है किस पर, वसा पर। आंसर ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके निर्माण होने से हमारी पेशियां जो होती है उनमें खिंचाव हो सकता है, तो भाई लैक्टिक एसिड अगर हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है तो इससे ऐंठन आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों में सतह कौन प्रदान करता है, तो बेटा फेफड़े तो नहीं करेंगे, कौन करती हैं, कुपिकाएं करती हैं, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानव में श्वसन वर्णा कौन सा, तो बेटा श्वसन वर्णा कौन होता है, हीमोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि O2 को लेकर जाएगा, CO2 को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, यानी कि अगर हम बात करें आंसर की तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। इसको श्वसन वर्णा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है, तो बेटा CO2 होती है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं होती इसको, है ना। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का पूरा नाम, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सीधा ऑप्शन देखते ही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फुफ्फुस धमनी, बेटा फुफ्फुस धमनी अकेली ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता, और अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, शुद्ध होने, बिल्कुल फेफड़ों में, ठीक है। तो फेफड़े क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त को शुद्ध में बदल देते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है, बस बिल्कुल भाई फेफड़ों में जाएगा शुद्ध होने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं, भाई रंध्रों से करते हैं, है ना। याद रखना, अब यहाँ पे हमें रंध्र और पत्ते दोनों दिया है, कुछ बच्चे सोचेंगे पत्ते होगा, बेटा जब रंध्र दिया तो पत्ते क्यों, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि रंध्र पत्ते पर ही होते हैं और रंध्रों का ही तो काम है गैसों का विनिमय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे हृदय में कितने कोष होते हैं, तो बेटा 4 कोष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। आंसर बी। नेक्स्ट, सामान्य, यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा ये आपका प्रकुंचन दाब है बेसिकली, ठीक है। सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है यहाँ पे, तो बेटा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 120 mm Hg, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अनुशीतलित रक्तचाप की बात करें तो बेटा वो होता है 80 m, बस ये 2 नंबर याद रखने हैं तुम्हें, और याद रखना है कि प्रकुंचन पूछा या अनुशीतलित पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय श्वसन प्रक्रिया में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन, तो भाई वो कब होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि वायवीय की बात करें, वायवीय श्वसन कब होगा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है, तो भाई धमनी जो होती है बेटा इनकी भित्ति मोटी और लचीली होती है, शिरा पतली होती है। आंसर ए। नेक्स्ट, हाँ जी, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उपस्थिति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भाई उत्सर्जन, शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न उत्पादों के परिवहन को क्या कह देते हैं, तो भाई उसको कह देते हैं हम यहाँ पे स्थानांतरण, कि भाई स्थानीय परिवर्तन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, मानव में वृक्क कितने होते हैं, 1 जोड़ी होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। जोड़े में पूछता तो हम 1 जोड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, यूरिया या यूरिक अम्ल जो होते हैं वो रुधिर से कहाँ पर अलग होते हैं, याद रखना बेटा किडनी यानी कि वृक्क में अलग होते हैं, और वृक्क भी इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव एक दिन में उत्सर्जित यूरिन का आयतन पूछ रहे हैं लीटर में कितना होता है, तो बेटा वो होता है 1 से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, मृदा में अवशोषित जल खनिज पादप के किस ऊतक में यानी कि किस भाग में ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं, याद रखना जल को लेकर जाता है जाइलम, साथ ही साथ खनिजों को भी लेकर जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिना सोचे समझे। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, भाई वो होता है आपके फ्लोएम के द्वारा, एंड फ्लोएम को भी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, पीडीएफ में इस तरीके से शो कर रहा है, बट एक्चुअल में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अवशोषित जल एवं घुलित लवण जो किस प्रक्रिया के द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं, तो बेटा वो रसारोहण है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सी और डी सेम है, बस आपको याद रखना है कि रसारोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं कितनी, तो रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं आपकी 2। नेक्स्ट, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो याद रखना सुक्रोज के रूप में होता है, सुक्रोज एक प्रकार की शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उपापचय पदार्थों का शरीर से निष्कासन, या तो ये ऐसे आ सकता है या फिर जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है ना। तो भाई बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाया जाता है? उत्सर्जन ही तो होता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ग्लूकोज का पायरुवेट में मतलब कौन सी क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? आपके कोशिका द्रव्य में। आंसर डी, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं कि कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन, यहाँ पे बोल रहे हैं वृद्धि हार्मोन, एंड यहाँ बोल रहे हैं थायरॉक्सिन और आपका साइटोकाइनिन। तो बेटा साइटोकाइनिन जो होता है ये क्या होता है? पादप हार्मोन है। नेक्स्ट, पादपों में हार्मोन फलों के पकाने का काम करता है, बिना सोचे समझे एथिलीन जो होता है फलों को पकाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, पादप हार्मोन प्रोहो के अग्रभाग में कौन सा? इस नाम को सुनते आपके दिमाग में आना चाहिए ऑक्सिन, कि भाई प्रोहो के अग्रभाग में जो संश्लेषित होता है यानी कि जो बनता है। नेक्स्ट, हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? तो साइटोकाइनिन क्या करता है भाई? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का सदमन करता है यानी कि वृद्धि को रोकता है? तो भाई वो रोकता है हमारा एब्सिसिक एसिड, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग नलिका का बीजांड की और क्या है भाई? एक रसायन होता है इसकी तरफ वो आकर्षित होती है यानी कि भाई शर्करा होती है वो, तो रसायनुवर्तन। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो भाई वो है आपका जिब्रेलिन। आंसर ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, एथिलीन के प्रयोग से पौधों में वृद्धि होती है। अगर आप इसका कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल करे जाओगे लगातार तो नर पुष्प मादा में बदलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है। आंसर इसका भी। नेक्स्ट, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र भी करता है, हार्मोन भी करता है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी कि ए व बी दोनों। नेक्स्ट, रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है? भाई रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की। मेरुरज्जु क्या? एक रस्सी के समान संरचना जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे से गुजरती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? बाग में टहलना नहीं, परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं, स्वादिष्ट भोजन देखते ही मुंह में लार का आ जाना क्या होता है? आपकी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो भाई बिना सोचे समझे मस्तिष्क यानी कि जो ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? भाई हाइपोथैलेमस करता है। क्लियर? आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से सुन के जल्द रिवाइज करो, है ना, एंड ध्यान रखना है किसका क्या आंसर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो रही है तो कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? भाई मेरुरज्जु, क्योंकि अगर मेरुरज्जु जो आपका नष्ट हो गया तो प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती हैं। याद रखना कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को होने के लिए मेरुरज्जु का होना जरूरी है। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि कौन सी है? भाई सिंपल सी बात, आपके पीयूष यानी कि पिट्यूटरी, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रंथि बही और अंतःस्रावी दोनों है? तो भाई वो होती है हमारी अग्नाशय, एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन भी निकालेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्डोथायरॉइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। सिंपल, तो भाई यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की जरूरत होती है। नेक्स्ट, हमारे आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर यानी कि घेंगा, ठीक है, जिसमें गला फूल सा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? 10 से 12 वर्ष की आयु में नर में कौन सा हार्मोन बनता है? नर हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन जो होता है जिसकी कमी आ जाती है तो क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज यानी कि मधुमेह हो जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन का श्रावण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो भाई वो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है? भाई बिना सोचे समझे पिट्यूटरी ग्रंथि। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के अग्नाशय से कौन निर्मित होता है? भाई इंसुलिन हार्मोन। आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक गुणों का संदेश किसमें होता है? डीएनए। डीएनए क्या है भाई? आपका आनुवांशिक पदार्थ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन द्वारा जनन बिना सोचे समझे कौन है भाई? यहाँ पे द्विखंडन किसमें हो रहा है? यूग्लिना में हो रहा है। देखो हाइड्रा में तो क्या हो रहा है आपका, अगर हम बात करें मुकुलन हो जाता है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन हो रहा है, प्लानेरिया पुनर्जनन। आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूग्लिना। चलो, मोस्टली आपका अमीबा का आता है एग्जांपल। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कौन करता है? हाइड्रा करता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से केवल लैंगिक जनन होता है किस में? मानव में होता है भैया, है ना, लैंगिक जनन ही तो होता है मनुष्य में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दो विभिन्न पौधों के दो अलग अलग भागों को जोड़ना क्या कहलाया जाएगा? थोड़ा ऊपर करते हैं क्वेश्चन को ऑप्शन दिखाने के लिए। मुकुलन, विखंडन, लैंगिक रोपण। तो बिल्कुल वो होता है रोपण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? इससे पहले कोई क्वेश्चन तो नहीं गया, एक बार देख लेते हैं। 116 पे नहीं गया, ठीक है।
हाँ जी, कायिक जनन पौधे के किस भाग में होता है भाई? शाखा, जड़ और फूल। जहां पे फूल है वो तो वैसे ही गलत है क्योंकि फूल लैंगिक भाग होता है, बस यहीं पे दिमाग लगाना है, ठीक है। और कायिक जनन कहाँ होता है भाई? आपके कायिक भाग में, जो वृद्धि वाले भाग होते हैं। आंसर बी। नेक्स्ट, पपीता तरबूज कैसे होते हैं भाई? एक लिंगी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पर आ जाओ जल्दी से। आपका क्वेश्चन है गुड़हल सरसों कैसे होते हैं? तो बेटा ये उभयलिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडाशय के परिपक्व होकर फल बनने पर मुरझाकर गिर जाते हैं? तो बेटा सारे ही, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, सभी जब आपका फल बन जाता है सारे ये मुरझाकर गिर जाते हैं। नेक्स्ट, परागकोश में कौन बनता है? परागकण बनते हैं भाई। और परागकण क्या है? नर युग्मकोद भेद होता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, परागकण का जनन केंद्र कितने नर युग्मक बनाता है? 2 बनाता है बेटा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय। जैसे ही निषेचन हुआ क्या हुआ? फल में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प वाले पौधों में द्विनिषेचन क्रिया होती है, कहां पर होती है भाई? अगर हम देखें, मूल में होती है, फल में होती है, जायांग में, या फिर बीजांड? बीजांड में होती है। नेक्स्ट, हाँ जी, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है किसका? आवर्त बीजियों का, क्योंकि फूल वाले पौधे सब इसी में आते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कह देते हैं? वर्तिका। ये वाली संरचना जो बीच वाला भाग है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आ जाइए। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाया जाता है? बिल्कुल, परागण की क्रिया कहलाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ। नर का जननांग क्या है? तो भाई वो हो जाता है आपका वृषण। चलिए नेक्स्ट जल्दी से। कौन सा हार्मोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को क्या करता है बेटा? नियंत्रित करता है। तो लड़कों में करता है टेस्टोस्टेरोन, इसीलिए हम इसको नर हार्मोन भी कह देते हैं। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लड़कियों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है? तो वो होता है एस्ट्रोजन, जिसको हम मादा हार्मोन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अंडोत्सर, कि भाई अंड का उत्सर्जन हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में वृषण क्यों उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में होते हैं? क्योंकि शुक्राणु के उत्पादन के लिए शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है। बहुत बार क्लास में पढ़ा है। आंसर बी। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई मादा मानव में योनि मार्ग से हर माह रुधिर एवं म्यूकस के श्राव का जो निष्कासन होता है उसको हम क्या कह देते हैं? रजोधर्म कह देते हैं। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्लेसेंटा कहाँ पर होता है? प्लेसेंटा क्या है भाई? वो संरचना जिसके जरिए जो शिशु होता है वो माता से गर्भाशय में जुड़ा होता है, यानी कि भाई गर्भाशय में तो होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। किशोर अवस्था की अवधि को हम क्या कह देते हैं? प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, स्त्री में किस आयु में अंडाशय तथा गर्भाशय में चक्रीय प्रक्रियाएं होनी बंद हो जाती हैं? तो भाई वो होती है 50 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंड का निषेचन नहीं होता तो निम्नलिखित में से किसकी परत टूट जाती है? तो एंडोमेट्रियम की दीवार, और कहीं पर भी हमें एंडोमेट्रियम नहीं मिला है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाँ जी, ऋतुस्राव की जो अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है? तो बेटा वो होती है 2 से 8 दिन की अवधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यौन संबंधी रोग है? तो बेटा एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस तीनों ही हैं, इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन क्रिया कहाँ होती है? निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर में, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम कहते हैं, और इसी को हम डिंबवाहिनी भी कह देते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कॉपर टी पूछ रहे हैं कहाँ रखी जाती है? तो भाई कॉपर टी जो होती है वो गर्भाशय में रखी जाती है। आंसर बी। नेक्स्ट, एड्स नामक रोग होता है बेटा किससे किससे होता है? वायरस से होता है, विषाणु से, यानी कि सिंपल ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आओ जल्दी। परिवार नियोजन की स्थायी विधि की बात करें, कौन कौन है? वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वेसेक्टोमी। नेक्स्ट, मेंडल के प्रयोग में द्वितीय पीढ़ी यानी कि F2 पीढ़ी की अगर हम बात कर रहे हैं, लंबे और बोने पौधों का जो अनुपात था वो क्या था? 3:1, बहुत इंपॉर्टेंट अनुपात। नेक्स्ट, F2 पीढ़ी में जो 3:1 प्राप्त होता है किसमें? एक संकर क्रॉस में, है ना। मेंडल का पहला और दूसरा नियम किस पे आधारित था? एक संकर क्रॉस पे तो आधारित था। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट है एक संकर क्रॉस में समलक्षण यानी कि फिनोटाइप अनुपात जो होता है वो कितना था? तो भाई वो होता है आपका कितना? फिनोटाइप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3:1, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आनुवांशिकी का जनक निम्नलिखित में से कहा जाता है किसको? तो भाई आनुवांशिकी का कहा जाता है मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, यहाँ पे अगर हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है क्या कि लाल रंग प्रभावित, इसके अपोजिट क्या जाएगा? भाई इसके अपोजिट सफेद पुष्प जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, यदि मटर के गोल बीज वाले झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया जाए तो प्रथम संतति कैसी होगी? भाई अगर गोल और झुर्रीदार का करा रहे, गोल क्या प्रभावी लक्षण? तो गोल बीज वाली ही तो होगी। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाँ जी, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति में सभी पौधे कैसे थे? तो भाई वो थे कैसे? समान लंबे। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
मेंडल ने मटर के पौधे के गुणों का अध्ययन किया था, कौन सा गुण आपका अप्रभावी था? तो भाई जो सफेद फूल थे वो अप्रभावी, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आनुवांशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाई जाती है? भाई आनुवांशिकी, जिसको हम जेनेटिक्स भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसंकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? 9:3:3:3:1। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में कौन से गुणसूत्र होते हैं? बेटा XY होते हैं, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मनुष्य में कितने जोड़े की बात करें तो 23 जोड़ी, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किसी जीव में लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी गुणसूत्र क्या कहलाए जाते हैं? बेटा वो कहलाए जाते हैं ऑटोजोम्स, क्योंकि 23वां लिंग गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं कैसे दिखाई देती हैं? बेटा अधिक दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ फटाफट। आनुवांशिकता की इकाई कौन है? वो होती है हमारी जीन, और जीन क्या है? डीएनए का छोटा सा भाग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, जीन शब्द पहली बार प्रयोग किया था किसने? तो याद रखना कि जो जॉनसन थे इन्होंने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट पर आ जाओ, गुणसूत्र किससे बनते हैं? भाई गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए से ही बनते हैं, प्रोटीन से भी, यानी कि ए और बी, आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23वां जोड़ा होता है ना, यानी कि एक जोड़े में कितने? 2, तो 2, आंसर ए। नेक्स्ट, हाँ जी, जीन किसका छोटा सा खंड होता है? डीएनए का छोटा सा भाग होता है, आंसर बी, अभी बताया थोड़ी देर पहले। कोई लड़की अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करते? भाई जब XX वाली कंडीशन हो जाती है ना, कौन सी हो जाती है? अगर वहां पे XX वाली कंडीशन हो जाती है आपकी, अगर हम देखें तो जब XX वाली कंडीशन होती है तो ही तो वहां पे क्या होती है? लड़की होती है, तो पिता से क्या मिलेगा? X मिलेगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कोई लड़का अपने पिता से किस गुणसूत्र? तो भाई XY वाली कंडीशन है कि जब Y वाला, क्योंकि लड़की या लड़के का डिपेंड होना किस पे होता है? नर पे डिपेंड करता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की कल्पना किसने की थी? तो बेटा वो थे कौन? डार्विन, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलुप्त स्पीशीज के अस्तित्व की, भाई जो जाति गायब होगी किनसे पता लगता है हमें वहां पे? तो भाई वो पता लगता है किससे? जीवाश्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय किसकी उपस्थिति वायुमंडल में नहीं थी? तो बेटा ऑक्सीजन जो थी वो उस समय वायुमंडल में नहीं थी। नेक्स्ट, जीवों के शरीर में जिन अंगों का कोई कार्य नहीं होता उनको हम क्या कह देते हैं? अवशेषी अंग कह देते हैं। ठीक है, कि भाई इनकी कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, निम्न में से कौन पारितंत्र का अजैव घटक नहीं है? तो बेटा बगीचा, क्योंकि बगीचे के में क्या होते हैं? पौधे, पौधे किस में आते हैं? सजीव में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन अजैव कारकों के उदाहरण? तो बेटा ताप, वर्षा, मिट्टी सारे ही हैं, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ताप, वर्षा, वायु, मृदा आदि कैसे कारक हैं? बिल्कुल बेटा अजैव कारक हैं, है ना, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? क्योंकि अपना खाना खुद से बनाते हैं इसीलिए हम उनको कह देते हैं पेड़ पौधों को उत्पादक, आंसर ए। नेक्स्ट, स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं? उत्पादक हमेशा याद रखना प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं? जैव और अजैव घटक किससे संबंधित हैं? भाई यहाँ पे पर्यावरण से, पारिस्थितिकी से, अम्लीय वर्षा या फिर अवांछित तत्व। तो भाई पर्यावरण के जैव और अजैव घटक होते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सा मानव निर्मित पायतंत्र नहीं है? तो बेटा वो होता है एक्वेरियम, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक सेकंड नीचे करेंगे क्वेश्चन को एक बार। हाँ जी, बोल रहे कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र नहीं है? तो भाई वो है वन। सो क्योंकि हमसे पूछा गया है नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक्वेरियम जो होता है वो भी मानव निर्मित है और खेती भी वही इंसान ही करता है और बाग जो होते हैं वो भी इंसान ही करता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, वन। नेक्स्ट, चलिए, हाँ जी, निम्न में से कौन पारितंत्र का जैव घटक है? तो भाई वो है सूक्ष्म जीव, ठीक है, जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जो बहुत छोटे जीव होते हैं। वायु, ताप और वर्षा तो अजैव घटक है। नेक्स्ट, किसी पारितंत्र में भोजन तथा ऊर्जा के प्रवाह को कौन दर्शाता है? भाई आहार श्रृंखला दर्शाती है ना, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ऊर्जा का प्रवाह कितने मार्गी होता है? एक मार्गी होता है, आंसर ए। नेक्स्ट, जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं, यानी कि जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई कौन है? तो बेटा वो होता है जीव मंडल। नेक्स्ट, पोषी स्तर में प्रथम पद सदा किसका? भी बताया, उत्पादक। उत्पादक कौन? पादप। नेक्स्ट, किसी हरे पौधे को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बेटा 1%, आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आओ, 1 और 10 में याद रखना प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए गए जो भोजन होते हैं उसकी मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत ही जैव मात्रा में बदलते हैं? तो 10%, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
हाँ जी, कौन से पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? तो चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा लगभग आके समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 10%, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं जल्दी से। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो भाई स्किन कैंसर यानी त्वचा। ठीक है, नेक्स्ट, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? तो बेटा 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। CFC जैसे रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी परत के ह्रास के कारण? तो भाई O3, और O3 क्या है? ओजोन परत। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से कौन सी गैस बनती है? अगर आप यहाँ देख रहे हो कि भाई पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं में पूछ रहे थे कि कौन सी गैस बन जाती है, तो बेटा O3 यानी कि आपका जो ओजोन होता है, ऑक्सीजन के जो 3 परमाणु मिलते हैं और ओजोन को बना देते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, प्राकृतिक संसाधन है कौन कौन से? वन्य प्राणी, कोयला और पेट्रोल, जल। तो भाई ये सभी सारे ही हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन उत्पादों पर निर्भर है? टिम्बर, कागज, खेल का सामान, या फिर ये सभी? भाई सारे ही हैं। आंसर इसका भी डी हो जाता है। नेक्स्ट पर आ जाओ फटाफट से। टिम्बर का दूसरा नाम क्या है? तो बेटा टिम्बर का दूसरा नाम है इमारती लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, उद्योग वनों को किसका स्रोत माना जाता है? तो भाई उद्योग वनों को माना जाता है कच्चे माल का। क्लियर है? नेक्स्ट पर आ जाओ। जैव विविधता के तप्त स्थल कौन होते हैं? बेटा वो हो जाते हैं आपके वन। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बीड़ी उत्पादक किस पत्ती का इस्तेमाल करते हैं? तो बेटा वो तेंदू पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चिपको आंदोलन किस गांव में शुरू हुआ था? रेनी नामक गांव से हुआ था, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सा उद्योग वनों की कटाई से संबंधित नहीं है? तो भाई यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हो तो भाई जो उर्वरक है ये वनों की कटाई संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, जो जल भूमि के नीचे पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहा जाता है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बेटा वृक्षों से, वृक्षों को बचाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज किससे बनाया जाता है? भाई लकड़ी से बनता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। गंगा सफाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। जीवाश्म ईंधन कौन है भाई आपका? अगर हम देखें यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी। आंसर डी। नेक्स्ट, आपका यहाँ पे, हाँ जी भाई, यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं दिया गया कि भाई मत्स्य में कितने कक्ष होते हैं, तो आप लिख कर आएंगे 2। इसके ऑप्शंस नहीं है। नेक्स्ट है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहा जाता है? तो बेटा उसको कहा जाता है क्रमाकुंचन। नेक्स्ट, स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं क्या? तो उससे हम ब्लड प्रेशर यानी कि रुधिर दाब को मापते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी होती है? तो बेटा शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो कम हो जाती है। आंसर ए। नेक्स्ट, पादपों में वायु प्रदूषण को अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले ही, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट पर आ जाइए। पल्मोनरी शिरा, रुधिर, भाई क्या कहा? अकेली ऐसी शिरा जिसमें क्या बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है, और ये कहां ले जाएगी? बाएं अलिंद में लेकर जाती है। कहां से? फेफड़ों से। आंसर ऑप्शन नंबर बी। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए वो कौन है भाई? यहाँ पे वो है बेटा गार्डन पी। ठीक है, यानी कि उद्यान जो मटर रहती है। नेक्स्ट, चलिए भाई, तो यहाँ पे आके आपके बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। तो जल्दी से आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए आप फिजिक्स के क्वेश्चन का। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाई किसी भी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह हो पाता है? तो हमें पता है कि आवेश के प्रवाह की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा। तो भाई कौन से आवेश चल रहे हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं। हमेशा कौन से बेटा आवेश चल रहे होते हैं? तो हमेशा ही हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रो ओम का मान होता है। तो 1 माइक्रो ओम का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻⁶ ओम। ओम बेटा किसकी भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रतिरोध का जो है SI मात्रक होता है ओम। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा की वैल्यू किसके बराबर है? तो बच्चों इसका भी सेम आंसर होगा 10⁻⁻⁶, यानी कि माइक्रो की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻⁶। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो बच्चों प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है? तो बच्चों देखिए, ओम का जो नियम था वो क्या कहता था कि भाई विभवांतर व विद्युत धारा परस्पर अनुक्रमानुपाती होते हैं, V बराबर I × R। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा जी, कहीं पर दिख रहा है क्या? तो हाँ, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी कि भाई विभवांतर बराबर धारा गुणा नियतांक। तो ये तो ओम के नियम को क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कौन नहीं करता है। अच्छा आ जाओ, कह रहा है कि धारा बटे विभवांतर
बराबर नियतांक। तो यार देखो ये व्यक्त नहीं कर रहा है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि आप जो है एग्जाम में किसको टिक करके आओगे, इसको टिक करके आओगे ना, ये व्यक्त नहीं करता है। आगे आएंगे, देखो बच्चों v बटे आई बराबर, एक चीज यहाँ ध्यान देना, v बटे आई बराबर r, ये भी व्यक्त करता है। इस बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है इसके दो ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही विद्युत धारा और जो है विभवांतर के मध्य जो संबंध है उसको स्थापित नहीं करते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए बच्चों, तुल्य प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों को क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कितने हैं, 4 हैं। बच्चों कितनी वैल्यू है सबकी, तो सबकी वैल्यू 4 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इसको हम सीधे ऐसे भी लिख सकते थे, 1/4 गुणे 4। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, 4/4। यहाँ से बच्चों क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा 4/4 यानी कि 1 ओम। तो हम क्या बोलेंगे, आर तुल्य बच्चों क्या हो जाएगा, 1 ओम के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों के समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 4 ओम प्रतिरोध वाले, अब कितने हमारे पास चालक हैं बेटा जी, n चालक है, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, कितनी बार, n टाइम्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/r तुल्य बराबर n/4 लिख सकते हैं। r तुल्य बच्चों बराबर क्या हो जाएगा, 4/n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 4/n। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या है बच्चों, तो P बराबर क्या होता है, V इंटू I होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो बच्चों देखिए P बराबर V इंटू I हमने देखा, यानी कि ये तो जो है निरूपित करता है। आगे आ जाओ बच्चों, अगर हम V बराबर I इंटू R रखें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, I स्क्वायर R, यानी कि ये भी जो है हमारा सही फॉर्मूला है। बच्चों P बराबर V स्क्वायर बटे R भी होता है। कौन निरूपित नहीं करता बच्चों, ये निरूपित नहीं करता है। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ये प्रदर्शित नहीं करता है शक्ति को। एक अश्व शक्ति की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो बच्चों 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। बच्चों किलोवाट घंटा मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का, याद रखिए बच्चों ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या बताओ। तो बच्चों याद रखना, वॉट सेकेंड को कहते हैं जूल, बाकी सब जाओ भूल। यानी कि बच्चों करना क्या होगा, 1 किलोवाट घंटे को तुम्हें चेंज करना होगा वॉट सेकेंड में। 1 किलोवाट बराबर बच्चों किसके होता है, 1000 वॉट के। 1 घंटे में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड होते हैं। मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स को याद रखना। बच्चों ये लॉन्ग आंसर मतलब जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.20 रुपए प्रति यूनिट है, तो ये यूनिट किसके बराबर है। बच्चों याद रखना 1 यूनिट बराबर होती है 1 kWh, यानी किलोवाट घंटा के हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जिसे हम यूनिट बोलते हैं। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। बच्चों बिजली के बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए क्या होगा, ये जल्दी से गर्म होगा, गर्म होकर के जो है प्रकाश उत्पन्न देगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का इसलिए बना है कि कह रहा है कि उसका प्रतिरोध उपेक्षणीय है। देखो उपेक्षणीय मतलब होता है कम, तो प्रतिरोध उसका कम नहीं होता है बल्कि ज्यादा होता है। कह रहा है गलनांक बहुत ऊंचा होता है, बिल्कुल सही बात है कि गलनांक तो बहुत ऊंचा होता है, गलनांक कम, ये तो गलत हो जाएगा। तंतु आसानी से बनता है, गलत। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या है कि भाई टंगस्टन का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग की 3500 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर का तार बना होता है। बच्चों हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु होने की वजह से क्या होगा, इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी। प्रतिरोधकता ज्यादा होगी तो बच्चों क्या होगा, हीट भी ज्यादा उत्पन्न होगी, ये बात हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वे अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो बच्चों ये आपकी क्या है, केमिस्ट्री वाली मैम बताएंगी, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभिक्रिया केमिस्ट्री क्वेश्चन है, केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री, ये आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन। हाँ जी, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा,
और नीचे आएंगे, और नीचे नीचे, हाँ ध्यान से देखेंगे। सूर्य के श्वेत प्रकाश में वृक्षों की पत्तियां हरी नजर आती हैं, उसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन ये है कि भाई जो हमारी पत्तियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरे रंग का परावर्तन कर रही हैं। तो भाई जो है हमें पेड़ पौधे हरे नजर आ रहे हैं, एप्पल रेड क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि भाई कि वो सिर्फ और सिर्फ लाल रंग परावर्तित कर रहा है, हमारी आंखों तक सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही पहुंच रहा है, बाकी सभी रंग अवशोषित कर लेता है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो है सेब लाल दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे हरे दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। बच्चों देखो वक्रता त्रिज्या दी हुई है, फोकस दूरी निकालनी है, फोकस दूरी वक्रता की आधी होती है, 32/2 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर, और हमारा सही आंसर क्या होगा? 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? देखो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें u की वैल्यू दी हुई है -10 सेंटीमीटर, कह रहा है कि बिंब का 3 गुना आवर्धित, देखो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है आवर्धन की, m की वैल्यू है। कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, याद रखना बच्चों वास्तविक है तो क्या होगा? m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना बच्चों। आगे बढ़ेंगे, हमें पता है m बराबर होता है -v/u, हमें m की वैल्यू दी हुई है -3 बच्चों, v हमें ज्ञात करना है, u कितना दिया है? -10 दिया हुआ है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा v बराबर -30 सेंटीमीटर, हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं कर सकते? तो बच्चों हम लोग जो है ना सीएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं खाना बनाने ईंधन के रूप में, ठीक है। एलपीजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हमारे घरों की जो सिलेंडर है उसमें भरी होती है, बायोगैस का भी इस्तेमाल करते हैं, कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं, पर सीएनजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बेटा एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहते हैं? तो बच्चों डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ का इस्तेमाल सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो बच्चों हम लोग जो है ना सिलिकॉन धातु का इस्तेमाल करते हैं सौर सेल बनाने के लिए। तो बच्चों बेसिकली होता क्या है, जो ये हमारे सौर सेल हैं यही सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ता है? बच्चों W बराबर क्या होता है? V × Q होता है। वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट है, आवेश 2 कूलाम का है। बच्चों किया गया कार्य क्या होगा? 24 जूल हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24। अब बच्चों ये केमिस्ट्री क्वेश्चन आ गया है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये सब केमिस्ट्री क्वेश्चन है, ये आपके केमिस्ट्री वाली मैम समझा देंगी। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे सारे केमिस्ट्री क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, ये सारे के सारे ही केमिस्ट्री क्वेश्चन अब आके मैम समझाएंगी इसको। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ये सारे के सारे केमिस्ट्री क्वेश्चंस हैं बच्चों, तो आपको इनमें समझ में भी आ रहा होगा। और आगे बढ़ेंगे, सारे के सारे केमिस्ट्री हैं, ये भी केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री है, ये भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, ये फिजिक्स का फिजिक्स 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 आ गया। और नीचे आएंगे थोड़ा सा, ये भी फिजिक्स है, फिजिक्स है, फिजिक्स है, फिजिक्स है, फिजिक्स है, यहाँ से यहाँ और नीचे आ जाओ, ये भी सब फिजिक्स आएंगे। फिजिक्स 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 फिजिक्स, बस यहाँ से नीचे। एक क्वेश्चन और ऊपर, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान बराबर होता है। तो बच्चों अभी समझाया था 1 यूनिट किसके बराबर है बच्चों? तो 1 यूनिट बराबर होती है 1 kWh को। अभी आपको बताया था कि 1 किलोवाट घंटे में जो 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। तो या तो ये बोल दो कि 1 kWh बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल है। ये भी कह सकते हैं 1 यूनिट में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज
विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है? तो बच्चों विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। बच्चों अगर विद्युत धारा का मान जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पहले तो क्या करेगा, फ्यूज उसको रोकने की कोशिश करेगा, प्रतिरोध ज्यादा होता है, जब नहीं रोक पाएगा तो गर्म होकर के पिघल जाएगा। गर्म क्यों हुआ? विद्युत धारा की वजह से ही हुआ। आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो बच्चों जल विद्युत संयंत्र जो है वो क्या करता है, जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। असल में बच्चों पानी ऊंचाई पर इकट्ठा होता है, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, वही पानी जब तेजी से नीचे आता है तो पानी की गतिज जो ऊर्जा है वो क्या करेगी, टरबाइन घुमा देगी, जिससे अपने क्या मिल जाएगा, विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। तो बच्चों अम्लीय वर्षा के लिए ये सभी उत्तरदायी गैसें। तो बच्चों होता क्या है, जब हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उनके जलने से CO2, SO2, NO2 गैस ज्यादा निकलती है। बच्चों बारिश के साथ क्या होगा भाई, जो ये पानी के साथ मिल करके ये क्या करेंगे, अम्ल बना लेंगे। H2SO4 अम्ल है ना, HNO3 अम्ल, तो यही अम्ल क्या होंगे भाई, जो है बारिश की जो है बूंदों के साथ नीचे आएंगे, जिसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। जीव गैस में मीथेन गैस की मात्रा होती है। तो बच्चों जैव गैस में 75% मीथेन गैस की मात्रा होती है और मीथेन एक ज्वलनशील गैस है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पवन चक्की को क्रियाशील बनाने के लिए पवन की वायु कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों पवन की वायु होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जब हवा चल रही होगी तभी बच्चों पवन चक्की विद्युत ऊर्जा बना पाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि आप निम्न में से किसको स्वच्छ ईंधन मानते हैं? तो बच्चों हम स्वच्छ ईंधन किसको मांगेंगे? स्वच्छ बेटा ईंधन हम मानेंगे CNG को, है ना बेटा। तो CNG को हम बोलते हैं स्वच्छ ईंधन, क्योंकि बच्चों इसके जलने से क्या होगा भाई, जो है बहुत ही कम मात्रा में CO2 गैसेस निकलती हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो रही। तो बच्चों मोमबत्ती जब जलती है तो अपने को हीट भी मिलती है, प्रकाश भी मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो तंत्र का, ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं है, बायोलॉजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है बच्चों, तो मानव नेत्र हमेशा ही दृष्टिपटल या रेटिना पर प्रतिबिंब को बनाती है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो हमें पता है कि मानव नेत्र दूर और पास का बच्चों क्यों देख पाती है, अपने लेंस में लेंस के आकार में परिवर्तन करके। लेंस के आकार में परिवर्तन कौन कर रहा है, पक्षमाभी पेशियां कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को प्रयुक्त करना चाहिए। तो भाई देखो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जिसको ना पास का दिखाई दे रहा है ना ही दूर का दिखाई दे रहा है, हमें उसको क्या करना चाहिए, द्विफोकसी लेंस लगाना चाहिए, जिसका ऊपरी भाग अवतल हो और निचला जो भाग है वो क्या हो, उत्तल होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, द्विफोकसीय लेंस जिसका नीचे का भाग क्या हो, उत्तल हो, ऊपर का भाग अवतल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे और बच्चों जो है दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी, अवतल तथा उत्तल लेंस दोनों के द्वारा। ठीक है, तो अवतल इस्तेमाल करेंगे निकट दृष्टि दोष में, उत्तल इस्तेमाल करेंगे दूर दृष्टि दोष में। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकाशीय घटना है, इंद्रधनुष का बनना, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये सभी के सभी प्रकाशीय घटनाएं हैं। इंद्रधनुष का बनना, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग, बच्चों ये सभी के सभी प्रकाश की ही घटना है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय घटना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में अपवर्तन होता है। तो बच्चों मानव नेत्र में अपवर्तन कॉर्निया से भी होता है, लेंस से भी होता है, काचा द्रव से भी होता है। तो हम क्या कहेंगे, उपरोक्त सभी। सबसे ज्यादा अपवर्तन बच्चों कॉर्निया से होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपवर्तन इन सभी से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ मानव नेत्र का दूर बिंदु, यानी कि हम लोग कितनी दूर तक देख पाते हैं, चंद्रमा, सूरज, है ना, हम लोग को स्टार सब दिखाई देते हैं, हम क्या बोलेंगे, हम अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो दूर बिंदु कितना है, अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नेत्रदान मृत्यु के कितने घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो उसकी आंखें मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने घटना को कहते हैं। तो बच्चों जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। याद रखना, प्रकाश का चारों दिशाओं में वायुमंडलीय कणों के द्वारा फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन है, बट अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, भाई सबसे न्यूनतम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है। ये कहता है भाई मैं पुष्पराज पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं, क्योंकि भाई इसकी तरंग दर क्या होती है? सबसे मैक्सिमम होती है, इसलिए क्या होता है? इसका विचलन सबसे कम होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, वायु के दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से छोटे कण किस रंग के प्रकाश को ज्यादा प्रकीर्ण करेंगे? बेटा देखो, छोटे कण क्या करेंगे? छोटी तरंग दैर्घ्य को ही प्रकीर्ण करेंगे। तो जो हमारे छोटे कण है वो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किसकी है? बैंगनी रंग की। तुम क्या कहेंगे? बैंगनी रंग को जो है चारों दिशाओं में प्रकीर्ण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो बच्चों हमारी रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है, तो हम क्या बोलेंगे? वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होती है? बच्चों आकाश का नीला रंग दिखाई देना, समुद्र का नीला रंग दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, बच्चों ये सभी क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही हो रहे हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि बच्चों सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। जो हमारी प्रकाश किरणें हैं उनका जो प्रकीर्णन है वो रास्ते में हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ लाल रंग की जो प्रकाश है वही हमारे आंख तक पहुंच पाती है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा है, प्रकीर्णन कम हो पाएगा। इसलिए बच्चों में क्या होता है भाई? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हमें सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, बच्चों नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनना चाहिए रेटिना के पहले ही किसी बिंदु पर बन जाता है और ये स्थिति होती है निकट दृष्टि दोष की। तो बच्चों कह रहा है कि उसमें से कौन सा दोष होता है? बच्चों देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों वो दोष है निकट दृष्टि दोष, जिसमें नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो जाता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही सूक्ष्म कण किसका प्रकीर्णन करेंगे? बच्चों बहुत ही सूक्ष्म कण जो है नीले प्रकाश का। देखो यहाँ पर बैंगनी नहीं है, इसलिए बच्चों हम लोग क्या ले रहे हैं? नीला प्रकाश ले रहे हैं। अगर बैंगनी नीला दोनों होंगे तो फिर हम लोग बैंगनी को ही चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आंख की पुतली के आकार को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? बच्चों हमारी आंख की पुतली को परितारिका नियंत्रित करती है, जिसे हम कहते हैं आइरिस। तो बच्चों जो हमारी पुतली है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जब प्रकाश ज्यादा होगा तो पुतली सिकुड़ जाएगी, जब प्रकाश कम होगा तो पुतली फैल जाएगी। असल में पुतली को फैलाने और जो घटाने काम कौन कर रहा है? तो बच्चों वो करती है परितारिका आइरिस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। बेटा कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है टिंडल प्रभाव, जिसमें बच्चों में क्या होता है? प्रकाश का रास्ता साफ साफ दिखाई देता है, तो प्रकाश का पथ साफ साफ दिखाई देने घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं कि एसी और डीसी जनरेटर में मुख्य जो अंतर होता है वो क्या होता है? देखो बच्चों, एसी और डीसी जनरेटर में फर्क इतना होता है कि जो हमारे एसी जनरेटर है उसमें सर्पी वलय होते हैं, जबकि जो डीसी जनरेटर है उसमें विभक्त वलय होते हैं। तभी क्या होगा? जो हमारा बाहरी परिपथ है एसी जनरेटर में प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदल रही होगी, पर जो डीसी जनरेटर है उसमें क्या होगा बच्चों? धारा की दिशा बदलेगी नहीं। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पतन के समय बच्चों क्या होगा? परिपथ में धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब विद्युन्मय तार और जो हमारा उदासीन तार है आपस में छू जाते हैं तो परिपथ में धारा का मान बहुत बढ़ जाता है, इसे हम लोग कहते हैं लघु पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक के क्रोड में क्या रखना चाहिए? नरम लोहा रखना चाहिए। तो अगर आप नरम लोहा रखोगे तो क्या होगा? एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक बन जाएगा। नरम लोहा क्यों रखा? क्योंकि जो नरम लोहा है वो चुंबकीय प्रभाव को आसानी से ग्रहण और त्याग देता है। अगला क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेखीय धारा द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाया जाता है। तो बच्चों कोई भी जो तार है अगर मान लो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो ऑर्स्टेड ने कहा था कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की बेटा दिशा को हम पता लगाते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से, जिसे मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधे चालक में से धारा गुजारी जाती है तो इसके चारों ओर स्थापित चुंबकीय रेखाएं कैसी होती हैं? अगर कोई
में सीधा चालक तार है तो बच्चों क्या होगा, इसके चारों ओर जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, गोलाकार होंगी, या कह सकते हैं संकेंद्रीय वृत्त के रूप में रेखाओं का आकार होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्ला किसकी इकाई, बच्चों टेस्ला हमारी जो इकाई होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। तो बच्चों वैद्युत चुंबकीय जो प्रेरण की घटना है बेटा वो ये है कि जब भी किसी चालक और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होगी, कह सकते हैं चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होगी, तो क्या होगा, एक धारा प्रेरित हो जाएगी। इस घटना को हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। भारत में एसी की आवृत्ति, तो हमारे घरों में बेटा पूरे भारतवर्ष में जो हमारी प्रत्यक्ष धारा आ रही है उसकी बेटा जी जो उसकी आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वोल्टता होती है 220 वोल्टेज। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की जो दिशा होती है किस नियम से ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो हम कह सकते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यक्ष धारा किस वोल्टता की होती है, 220 वोल्टेज की होती है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों तो कह रहा है कि घरेलू परिपथ में जितने भी उपकरण हैं कैसे जुड़े होते हैं। बच्चों सभी उपकरण समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं क्योंकि सभी उपकरणों को अलग अलग धारा चाहिए होती है। कह रहे हैं कि विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। बच्चों जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत मोटर। बच्चों मोटर क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जैसे ही स्विच ऑन करते वैसे ही पंखा चलने लगता है, यानी क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा क्या हुई, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में फ्यूज काम करता है। बच्चों विद्युत परिपथ में फ्यूज काम करता है सुरक्षा यंत्र के रूप में। अगर कभी परिपथ में धारा का मान बढ़ गया तो क्या होगा, ये जो है हमारे जितने भी उपकरण हैं उनकी सुरक्षा करेगा अधिकतम धारा से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, 3 पिन सॉकेट ने बड़े वाला जो छेद है उसका संपर्क होता है। बच्चों इसका संपर्क होता है भू तार से। बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं भू संपर्कित तार। तो बच्चों बेसिकली क्या होगा, हम तार को जो है पृथ्वी के अंदर ले जा करके एक जो है धातु की प्लेट के ऊपर बांध देंगे। अगर कहीं परिपथ में ज्यादा करंट आएगी तो क्या होगा, वो जो है सीधे अर्थ में चली जाएगी। तो बच्चों इसे हम बोलते हैं अर्थिंग वायर या भू संपर्कित तार। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। मिट्टी को प्रयुक्त नहीं कर सकते, मिट्टी अपारदर्शी है, लेंस बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थ ही चाहिए होते हैं। आगे बढ़ेंगे, कह रहे किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा है। याद रखना अवतल दर्पण का ये स्पेशल केस है, हमें आभासी प्रतिबिंब कल तभी प्राप्त होगा जब हम वस्तु कहां पर रखेंगे, एफ और बेटा पी के बीच रखेंगे, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में अगर तुम्हें समान साइज का प्रतिबिंब चाहिए तो क्या रखो, वस्तु को बेटा जी कहां पर रख दो, फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर, यानी कि आपको रखना होगा वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। आगे बढ़ेंगे, गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही अवतल हैं, दर्पण भी अवतल है और हमारा जो लेंस है वो भी अवतल है, क्योंकि इन्हीं दोनों की फोकस दूरियां निगेटिव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े क्यों ना हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त हो रहा है। सदैव सीधा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि या तो समतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो बच्चों याद रखना समतल दर्पण की क्षमता 0 होती है और फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। समतल दर्पण हमेशा ही वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, चूंकि आभासी प्रतिबिंब बनाता है इसलिए हम क्या बोलेंगे, m = +1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव ही सीधा, आभासी और आकार में हमेशा ही छोटा होगा, हमेशा ही छोटे, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/3 है तो दर्पण की प्रकृति क्या होगी? याद रखना आवर्धन 1/3 मतलब ये बच्चों क्या है, m की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये उत्तल दर्पण ही कर सकता है। उत्तल दर्पण ही सदैव वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। इस केस में आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों ही 0 डिग्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, क्षमता क्या होगी? तो बच्चों क्षमता होती है 100/f, यहाँ से क्या हो जाएगा 100/50 करेंगे, 50 दूना 100 होगा। चूंकि अवतल दर्पण की जो हमारी फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्षमता नेगेटिव आएगी, -2d इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की फोकस क्षमता की इकाई होती है, तो बच्चों लेंस की जो क्षमता का SI मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा दर्पण सदैव आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो बच्चों हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण बनाता है। आभासी और सीधा तो बेटा देखो आभासी और सीधा उत्तल समतल दोनों बनाएंगे, लेकिन छोटा हमेशा उत्तल दर्पण बनाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में बच्चों संबंध होता है। बच्चों वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी वक्रता की आधी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर कहाँ पे दिया हुआ, ये देखो ऑप्शन नंबर बी r = 2f। आगे बढ़ेंगे, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, किसी कांच के बर्तन में पानी में रखा हुआ कोई नींबू जो है बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है बच्चों कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरे का 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वस्तु का अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो बच्चों सदैव आभासी और छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बच्चों उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, याद रखना लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए क्या होगा क्षमता धनात्मक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम होती है? बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेविंग दर्पण होते बच्चों, शेविंग दर्पण सदैव ही अवतल दर्पण होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कांच की स्लैब की क्षमता होती, बच्चों याद रखना कांच की स्लैब की क्षमता 0 होती है, 0 होती है। कह रहा है कि sin I/sin r = n संबंध होता है बच्चों, ये स्नेल का नियम होता है, n = sin I/sin r। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? अगर जो है वस्तु का समतल दर्पण, वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, याद रखना अगर वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। क्वेश्चन में तुमसे वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी है, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है एक आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब, याद रखना आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण ही बना सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा दर्पण सदैव आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा? सदैव आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तरण ताल का जो तल है उभरा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस सूर्य का प्रतिबिंब बनाता है। सूर्य कहाँ पर है? बहुत दूरी पर है, हम कह सकते हैं अनंत पर रखा हुआ है, यानी कि जो इसका प्रतिबिंब है कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को कब पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं? आभासी प्रतिबिंब को कहीं पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, याद रखना जब वस्तु को F और P के बीच रखते हैं तब आभासी प्रतिबिंब बनता है और तब हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बिंब और प्रतिबिंब का आकार सदैव समान होता है, ये सिर्फ और सिर्फ समतल दर्पण में होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है, याद रखना हीरा जो है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक इसी का ही अधिकतम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
चुंबकीय बल रेखाएं बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी के आ गए हैं, ठीक है, और शायद फिजिक्स के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने ऑलमोस्ट फिजिक्स के सारे क्वेश्चन बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, ओके। तो बच्चों फिजिक्स के हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं।